जय हिंद साथियों, मैं अभय गोस्वामी एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ की पाठशाला पर। हम मध्य प्रदेश कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने 8 पेपर को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं और उन पेपरों को सॉल्व नहीं किया है तो एक बार जाकर उन पेपरों को जरूर सॉल्व करें, जिससे आगामी आने वाले मध्य प्रदेश कांस्टेबल के पेपर में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। मैं ये कहूंगा कि अगर आप केवल इन पेपर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं तो आपका एक भी मैथ का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। 23 अगस्त को मॉर्निंग से 23 अगस्त को जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था, ये हमारे 9th नंबर का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आपने देखा होगा हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन प्रायिकता के क्रमचय संचय के आ रहे हैं। तो मैं इस पर एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आ रहा हूँ। क्रमचय संचय और प्रायिकता, पहले मैं प्रायिकता का अकेला सोच रहा था लेकिन मैं क्रमचय संचय को भी लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि प्रायिकता को समझने से पहले आपको क्रमचय संचय आना चाहिए। तो 100 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्रमचय संचय के और 100 क्वेश्चन प्रायिकता के मैं लेके आ रहा हूँ, जिसमें से आपका एक भी क्वेश्चन मध्य प्रदेश कांस्टेबल में बाहर नहीं जाएगा। अगर आप यूपीएसआई जो आगामी एग्जाम आया हुआ उसे भी देने जा रहे हैं तो उसमें भी एक भी क्वेश्चन अपने यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है हमें सवाल में, एक थैले में 5 लाल और 4 काली गेंदें हैं। क्या दिया हुआ है? एक थैले में 5 लाल और 4 काली गेंदें हैं। चार गेंद यादृच्छिक निकाल ली गई। 4 गेंद यादृच्छिक निकाल ली गई। कितने तरीकों से? देखिए, तरीके जब यहाँ पे आ गया तो तरीके मतलब आ गया तो क्या आ गया? सिलेक्शन आ गया। क्या आ गया? हमको क्या करना है? सिलेक्शन करना है। ठीक है, आप स्पेलिंग पे मत जाइए, थोड़ी बहुत गलत हो सकती है। ठीक है, हमको क्या करना है? सिलेक्शन करना है। में हम गेंद ऐसे निकाल सकते हैं जिससे कि ठीक 2 लाल गेंदें रहती हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आ गया कि हमको कहाँ पर क्रमचय लगाना है, कहाँ पे संचय लगाना है और कहाँ पर प्रायिकता लगाना है, बस अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि कहाँ पे आपको क्रमचय का उपयोग करना है, कहाँ पे आपको संचय का उपयोग करना है, कहाँ पर आपको प्रायिकता का उपयोग करना है, तो कभी भी आपका क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होगा। अब देखिए, वो यहाँ पर बोल रहा है कितने तरीके, मतलब तरीके कितने हैं आपके पास? 4 गेंदे चुनने के, 4 गेंदे निकालने के। तो ये क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? सिलेक्शन कर रहा है। तो क्या लगेगा? हमारा संचय लगेगा, क्योंकि चुन रहा है ना। तो देखिए, उसने सवाल में बोला है कि ठीक 2 लाल गेंद रहती है। कितनी ठीक? तो उसने हमको कंडीशन दे दी कि ठीक 2 लाल गेंदें तो क्या रहना चाहिए? रहना ही चाहिए। अब देखिए, हमको 2 लाल गेंदों को गिनना है, मतलब निकालना है। तो लाल गेंद काय में से निकलेगी? लाल में से ही निकलेगी। तो क्या हो जाएगा ये? 5C2। हमने लाल गेंदें लिख ली। हमको निकालना था 4, जो गेंदें बची हुई है तो हम किस में से निकालें? काली में से, क्योंकि उसने बोला है कि जिससे कि ठीक 2 लाल गेंदें रहती हैं। इस लाइन को आप थोड़ा अच्छे से समझिए। बस इन क्वेश्चन में केवल वो लैंग्वेज में घुमाता है, नहीं तो ये प्रायिकता के या क्रमचय संचय के क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चंस माने जाते हैं। ये टॉपिक में, मैथ्स के टॉपिक में ये सबसे ज्यादा इजी टॉपिक माने जाते हैं, लेकिन बस केवल केवल इसमें लैंग्वेज का खेल रहता है। आपको केवल लैंग्वेज पकड़ना है। तो इसमें उसने बोला जिससे कि ठीक 2 लाल गेंद रहती है, तो हमने लाल चुन लिया। अब 2 बची, हम उसको किस में से चुनेंगे? ब्लैक में से। तो क्या हो जाएगा? 4C2। बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए, 5 × 4, 2 × 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों लगाया मैंने? यहाँ पर और था इसलिए मल्टीप्लाई लगाया। 4 × 3 मैं बता चुका हूँ ये वाली बात पिछली वीडियो में। अब देखिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 4 से 4 गया। पंचों को 20, 20 दिया, क्या हो जाएगा? 60। तो कितने तरीके हैं हमारे पास? 60 तरीके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अब हमको दिया है कि उस समचतुर्भुज, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, हम पिछले वीडियो में भी मैंने आपको समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आपको याद है। नहीं है तो चलिए मैं एक बार और फिर बता देता हूँ। ये हमारा कोई समचतुर्भुज है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? समान हो। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं क्या हो? समान हो, वह क्या कहलाता है? समचतुर्भुज। तथा जिसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? 90 डिग्री पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। तथा जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्वि भाजित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्वि भाजित करते हैं। अगर ये वाला विकर्ण पूरी लाइन 8 है तो ये 4 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। ये पूरी लाइन 6 है तो ये 3 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। फिर से एक बार सुनिए, ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं क्या हो? समान हो, बराबर हो, तथा जिसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथा जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्वि भाजित करते हैं। समद्वि भाजित मतलब बाइसेक्टर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बाइसेक्टर करते हैं। इसकी दोनों
बराबर भागों में बांटते हैं। चलिए अब सवाल को पढ़ते हैं। जिसकी भुजा 4.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी एक भुजा 4.5 है, ये 4.5 है, तो ये भी 4.5 होगी, ये भी 4.5 होगी और ये भी 4.5 होगी। तथा विकर्ण हमको दिया है, हम मान लेते हैं ये वाला पूरा विकर्ण जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये पूरा विकर्ण दिया है हमको 5.4। अब इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो देखिए हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 मल्टीप्लाई d1 इंटू d2। d1 और d2 क्या है, इस समचतुर्भुज की क्या है, विकर्ण। d1 और d2 क्या है, विकर्ण है। तो देखिए हमको तो एक विकर्ण तो दिया है भाई, कितना दिया है 5.4, ये पूरा कितना है 5.4 है। हम जानते हैं इसको दो बराबर भागों में बांटता है ये, तो ये क्या हो जाएगा 2.7, इसको काट देंगे भाई। 5.4 को हमको आधा करना है, तो क्या हो जाएगा 2.7। तो ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ ताकि ये सही से दिख जाए। तो ये क्या हो जाएगा 2.7 और ये भी क्या हो जाएगा 2.7, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। हमको ये वाली भुजा चाहिए भाई, कहीं से भी निकाल लीजिए, हमको ये वाली भुजा चाहिए, ठीक है। ये वाली मैं इसको नाम दे देता हूँ, मान चलिए ए बी सी डी, ये तो ये हमारा ओ है, तो हमको ओबी की लंबाई चाहिए, ओबी की लंबाई। तो ये क्या बनना 90 डिग्री का, तो आप इसमें पाइथागोरस की प्रमेय लगा दीजिए, आपको ये वाली भुजा मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन इससे भी एक अच्छा एडवांस अप्रोच होता है ट्रिपलेट। अगर आपने ट्रिपलेट पढ़े तो देखिए हम 45 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 5, मतलब ये लिख सकते हैं कि नहीं 4.5 नो वरना 45। इसी तरह 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 27 को लिखते हैं 9 मल्टीप्लाई 3, 9 27। तो देखिए मैंने आपको एक ट्रिपलेट बताया था, क्या होता है 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। 3 है हमारे पास, 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 4, 9 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा 9 चौको 36, क्या होगा ये 36 होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये पॉइंट में है, तो ये क्या हो जाएगा 3.6, क्या हो जाएगा ये 3.6। तो हमको ये वाली भुजा मिल गई कितनी, देखिए ये वाली मिल गई हमको 3.6, ये 3.6 है, तो ये ऊपर वाली भी क्या होगी, ये भी हमारी क्या हो जाएगी 3.6 हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, बस सिंपल। ये हमारे पास अब मिल चुकी है 1/2, d1 हमारे पास था 5.4 मल्टीप्लाई ये 3.6, ये 3.6 कितना हो जाएगा 7.2, बस काट दीजिए ये इससे क्या, तो देखिए ये आ गया, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ 5.4 मल्टीप्लाई 3.6, करिए इसका गुणा। देखिए 6 चौको 24, 4 2 आया, 6 पंजे 30 और 2 32 मल्टीप्लाई 4 तिया 12, 1 5 तिया 15 और 1, कुछ गलत हो गया क्या भाई, इसको मैंने काटा सही है, 6 चौको 24 की 4 कैरी है 2, 6 पंजे 30, ठीक है 30 32, 3 का 4 तिया 12, 5 तिया 15, ठीक क्या हो जाएगा ये 15। भाई जोड़ दीजिए, देखिए 4 4 5 3 8, क्या हो जाएगा 8 और 1, तो इसका ये 2 जीरो थी, तो उसके बाद क्या हो जाएगा 2 जीरो लगा दीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18.44, 18.44, ठीक है। कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई गलत हो गया क्या, नहीं छे भाई सही किया है बिल्कुल, ये 7.2 आएगा, 3.6 बिल्कुल सही, ये भी सही है, बस एक बार और देख लीजिए 24 4 कैरी आई 2, 30 और 2 32, 4 तिया 12 2 कैरी आई 1, 5 तिया 15 और 1 16, हाँ यही मैं सोच रहा था कुछ मल्टीप्लाई गलत हो गया, क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा 9 19.44, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए आपको कैलकुलेशन करना है बस, और कुछ नहीं है, बस ये कंसेप्ट को समझिए कि इसमें क्या कंसेप्ट लगा था। समांतर चतुर्भुज का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और d1 और d2 निकालना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमको दिया है कि दो संख्याओं का औसत 24 है, हमको दो संख्याओं का औसत कितना दिया है 24। यदि पहली संख्या में 2 की वृद्धि, भाई जो पहली संख्या थी उसमें 2 की वृद्धि कर दी जाए, तथा छोटी संख्या से 2 घटा दिए जाए, एक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी, भाई मैंने क्या किया 2 की वृद्धि की, और दूसरी संख्या में से 2 को क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो उन दो संख्याओं का औसत, भाई मैंने 2 की वृद्धि की और 2 ही मैंने उसमें से क्या किया माइनस, तो ये तो कट गए ना, उसको कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा, तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा 24 ही रहेगा। उसके एवरेज में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि भाई हमने 2 उसमें जोड़े और 2 ही घटा दिए, भाई जितना सामान हम उसमें जोड़ रहे हैं वही हम उसमें से घटा रहे हैं, तो उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए हमको दिया है एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/3 भाग भोजन पर, भाई कोई व्यक्ति भोजन पर कुछ भाग कर रहा है, ठीक है, यहां से लिखते हैं भोजन पर, ठीक है, फिर किराए पर और अन्य चीजों पर, ठीक है, अन्य कितना कर रहा है भोजन पर 2/5, 2/5, घर पर या किराए पर 3/10 और अन्य पर 1/8।
अन्य चीजों पर खर्च करता है, उसके पास उसके वेतन का कितना भाग अभी भी बचता है। वह हमसे पूछ रहा है कि उसके पास वेतन का कितना भाग बचा, तो हमको पहले क्या मानना पड़ेगा, उसकी कुल वेतन मानना पड़ेगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमको अगर कुछ मानना है तो क्यों ना हम ऐसी संख्याएं माने जो उसको काट दें। अब आप यहाँ पर x मानोगे तो देखिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए 5 10 8, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 40। तो हमने कुल क्या मान लिया, 40 इसकी सैलरी है, मल्टीप्लाई कर दीजिए बस 40 से, ठीक है। अब देखिए 40 का 2/5, 5 8 40, 8 दूनी 16, तो मतलब 16% वो है, 16 भाग किस पे कर रहा है, भोजन पर। 10 भाई कितना बचा, 4 4 दिया 12, 12 भाग वो कर रहा है किस पर, किराए पर। ये 8, तो 8 भाग वो कर रहा है अन्य चीजों पर। ये क्या आ गया, इसका अनुपात आ गया, गिनिए। देखिए 16 सॉरी 4 12 और 8 20, 20 और 16 कितना हो जाएगा, 20 और 16 हो जाएगा 36, 36 होगा कि नहीं भाई। देखिए 8 8 दूनी 16, बिल्कुल सही। 2/5 भाग था, 10 भाग 3/10 है, तो ये क्या, 4 दिए 12, 12 आ गया, 8 भागे और 12, 8 पंच 40, सॉरी 5 हो गई, 8 पंजे क्या होगा 40 होगा, ठीक है। अब देखिए इनको एडिशन कर दीजिए, 2 6 2 8, 8 और 5 13 की 3, कैरी आई 1 2 और 1 3, 33। वह 33 भाग क्या कर चुका है, खर्च कर चुका है। टोटल भाग कितना था 40, कितना भाग बचा 7, किस पर 40 पर, बटे 40 है ना। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा, 7/40, 7/40 इसका आंसर हो जाएगा भाई। उसने बोला हमसे उसके पास वेतन का कितना भाग अभी भी बचता है, वेतन का भाग कितना अभी भी बच रहा है। 33 भाग वो खर्च कर चुका है, कुल भाग उसके पास 40 था, तो कितना भाग बचा 7, किस पे, टोटल पे 40 पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक व्यक्ति धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा, भाई ये कोई व्यक्ति वो धारा की दिशा में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, बोट प्लस वाटर, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की विपरीत, धारा की विपरीत में क्या हो जाएगा, बोट माइनस वाटर 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैराकी करता है, कर रहा है भाई। स्थिर जल में उसकी चाल बताइए, मतलब बोट की चाल वो पूछ रहा है, डायरेक्ट काट दीजिए, क्या हो जाएगा ये 2 बोट बराबर 16, बोट बराबर क्या आ जाएगा 8, इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछा है, स्थिर जल में उसकी चाल बताइए, उसकी किसकी, बोट की चाल बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 45 मीटर पर सेकंड की चाल से चलने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, भाई हम जानते हैं क्या होता है, चाल बराबर हमारा होता है दूरी अपॉन समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वो क्या बोला 45 मीटर पर सेकंड, भाई चाल क्या है, देखिए इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, फिर चलिए मैं बता देता हूँ आपको। 45 मीटर, उसकी चाल दी है हमको 45 मीटर पर सेकंड, और यहीं पर हमको आंसर भी सेकंड में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलने वाली 200 मीटर लंबी, 200 मीटर लंबी प्लस 250 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, तो टाइम पूछ रहा है, सिंपल है, कुछ बदलना नहीं, क्योंकि हमको मीटर में दिए, ये हो गया 450 अपॉन 45 कितना गया 10 सेकंड, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यदि एक संख्या के अंकों का योग 18 से कम है, भाई जब भी देखिए हम कोई संख्या मानते हैं, दो अंकों की कोई संख्या मानते हैं, तो हम क्या मानते हैं 10x प्लस वाई, तो मानते हैं कि नहीं मानते, बिल्कुल मानते हैं। अब वो बोला यदि एक संख्या के अंकों का योग, अब ये कोई संख्या है, इसके अंक क्या होंगे x और y, इसका योग संख्या से 18 कम है, संख्या से 18 कम है, तो संख्या के दहाई के स्थान पर कौन सी संख्या है। देखिए इसको इस तरह समझिए, ये बोल रहा है कि हमारे पास मान के चलिए कोई संख्या है 61, कोई संख्या है 61, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बस मैं एग्जांपल देकर आपको बता रहा हूँ कि मान के चलिए कोई संख्या है हमारे पास 61, ठीक है। इसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा 6 और 1 7, 6 और 1 7, इस संख्या के अंकों का योग संख्या से क्या 18 कम, इस संख्या से क्या ये 18 कम है, ये क्या 18 कम, एग्जैक्टली ये नहीं है, यही तो वो हमसे पूछ रहा है, लेकिन वो कहना क्या चाह रहा है कि कोई संख्या है उसकी अंकों का योग इस संख्या से 18 कम है, हमको यही चीज इसमें अप्लाई करना है। अब देखिए ये कोई संख्या है तो उसमें इकाई क्या होगा y, दहाई क्या होगा x, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इकाई क्या है यहाँ पर y, ये बस मैं समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ आपको, वैसे लिखना नहीं है अपन को ये दहाई। अब पढ़िए सवाल को, एक यदि एक संख्या के अंकों का योग, ये संख्या इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा x प्लस वाई का योग संख्या से, इस संख्या से 18 कम है, ये जो है इससे 18 कम है, तो इसको मैं अगर 18 दे दूंगा, इसको मैं 18 दे दूंगा, इसमें से मैं 18 माइनस कर दूं, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। बस सोल्व करिए, देखिए ये इधर जाएगा x, तो ये हो जाएगा 9x, y से y गया तो क्या आ गया 18,
x इज इक्वल टू क्या आ गया 2, हमारा क्या आ गया 2। अब हमसे वो पूछ रहा है तो संख्या के दहाई के स्थान पर दहाई क्या माना था हमने x, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक परीक्षा में 80 में से 24 विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए। टोटल बच्चे थे क्लास में परीक्षा में 80, उसमें से 24 विद्यार्थी इंग्लिश में क्या हो गए, फेल हो गए, और 40% विद्यार्थी हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए, जबकि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि सब कुछ देखिए, यहाँ भी परसेंटेज में दिया हुआ है, यहाँ भी परसेंटेज में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर नंबर्स में दिया है। या तो इसको क्या करिए परसेंट में बदलिए, या तो क्या करिए इसको परसेंट, दो तरीके से कर सकते हैं सवाल को, या तो इसको परसेंट में बदलिए या इन दोनों को नंबर में बदलिए। तो सबसे अच्छा तरीका दो दो डिजिटों को नंबर में बदले, इससे अच्छा है कि एक को परसेंट में बदल ठीक है। अब कोई व्यक्ति को 24 अंक मिले, इसमें से 80 में से, तो 100 में कितना निकाल लीजिए, ये कितना बार गया 4 बार, ये 5 बार, 6, तो कितना आ गया 30%। 30% क्या था इसका इंग्लिश, ये 30% इंग्लिश में फेल हुए, 40% क्या हुआ हिंदी में फेल हुए, और 20% जो बच्चे थे वो बोथ दोनों में फेल हुए। तो बस आप इसमें वेन डायग्राम लगा दीजिए, ये हो जाएगा बोथ, ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया हिंदी। तो बोथ कितना है 20, दोनों में फेल हुए 20% है, ठीक है, परसेंट में बात चल रही है। 20% फेल हो चुके इंग्लिश में, 10% 30% हुए, तो यहाँ कितना बचा 10%। भाई हिंदी में कितना था 40, 20 पहले ही हो चुके, यहाँ कितना बचा 20%। ये कितने की काय की है वैल्यू, फेल की है, फेल हुए ये सब, ठीक है। अब देखिए 10 30 और 2 50, 50% क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। हमसे क्या पूछा है, कितने विद्यार्थी दोनों विषयों में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए, हमसे पास होने वाले बच्चों की संख्या पूछा है। 50% फेल हो चुके हैं, तो पास कितने होंगे 50%, कितना होगा 50%, टोटल 80 थे, तो भाई किसी भी संख्या का 50% क्या होता है उसका आधा, तो 80 का 50% कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2। आंसर नहीं आ रहा समझ में, तो 80 का कितना 50%, ये 50 दूनी 100, 2 से 40, 40 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यदि 15 संख्याएं, यदि 15 संख्याएं दिए का औसत शून्य है, यदि 15 संख्याओं का औसत क्या शून्य है, तो उनमें से कम कितनी संख्याएं क्या होंगी धनात्मक। इसका एक नियम होता है, इसका आंसर आता है 1। अब वो देखिए कैसे होता है, मैं पहले आपको उसको एक कंसेप्ट सिखाता हूँ कि मान के चलिए हमारे पास 5 संख्याएं हैं, हमारे पास क्या संख्या 5, पहली -1, दूसरी -1, तीसरी -1, चौथी -1, और हमारे पास पांचवी है 4, हमारे पास क्या है 4। तो वो पूछा हमारा इसका औसत बताओ, तो हम क्या करेंगे इन सबको आपस में जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कि नहीं। देखिए -1 -1 -2 होगा, -2 -1 -3, -3 -1 माइनस का 4 होगा कि नहीं होगा, और ये प्लस का 4 ऐसे का ऐसा, 1 2 3 4 5 संख्याएं डिवाइड 5, तो कितना जाएगा ये से ये गया तो 0/5, तो हमारा औसत क्या है 0 है, आए कि नहीं है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब हमारे पास 7 संख्याएं, कितनी 7, मान लिया हमने -2 है, -2 -2 -2 कितनी हुई 4 5 6, ठीक है 6 मैंने कितनी बोली 7, तो देखिए 2 4 6 8 10 12, यहाँ क्या आ जाएगा 12। अब हमसे पूछ रहा है कि उन संख्याओं का क्या बताओ औसत बताइए, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 -12 +12/7, तो ये फिर से क्या आ गया 0। तो इस बात से आपको क्या समझ में आ रहा है भाई, यदि 15 संख्याएं, भाई क्रमागत कोई 15 संख्याएं हैं या कितनी भी संख्याएं हैं, उसके एक तक, भाई यहाँ पे -1 था, -3 ले लीजिए, -2 ले लीजिए, कोई भी अगर उसमें से एक भी धनात्मक है, कोई भी पॉइंट एक धनात्मक है, तो उसका आंसर हमेशा क्या आ जाता है 0 आ सकता है। उसमें एक संख्या ऐसी क्या होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए केरल जिसका जेब, अब देखिए क्या होता है ये व्यापम वाले कैसे बच्चों को जीवन बर्बाद करते हैं। अब देखिए यहाँ पर केरल जिसका जेब खर्च ब्रेंडा के जेब खर्च का 2/5 है, ठीक है, मेरे जेब खर्च का एलिक के जेब खर्च से अनुपात दिया 4:5, और यहाँ पर देखिए इंग्लिश में दिया 4:13, 4:13। अब हिंदी वाला बच्चा तो इसको 4:3 से कर रहा है, भाई मैं भी इसको जब मैंने इसको देखा तो मैं भी इसको 4:3 से कर रहा था, ठीक है, जब मैंने देखा तो इसका आंसर ही नहीं निकल रहा। अब लेकिन मैंने तो क्या किया भाई इंग्लिश में देख लिया, मेरे पास यहाँ पे पेपर को सॉल्व करने के लिए समय था तो मैंने देख लिया। अब पेपर में क्या होता है बेचारे बच्चों के पास इतना तो समय नहीं होता, और हिंदी वाले जनरली नहीं देखते भाई इंग्लिश में जाके, और जल्दी जल्दी में तुक्का मार के चले जाते हैं, इससे क्या हो जाता है उनका आंसर गलत हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इंग्लिश मीडियम से था वो इसको सही करके आया होगा, उसको 1 नंबर मिल गया। तो ये व्यापम वाले ऐसा करते हैं, और देखिए इस क्वेश्चन को कैंसिल नहीं किया, ये जो शिफ्ट थी
इसमें है ना दो क्वेश्चन को कैंसिल किया, उन क्वेश्चनों को मैं भी लेकर आया हूँ। चलिए मैं बताऊंगा आगे। अब अपन करते हैं सवाल को। यहाँ पे क्या है 13, याद रखिएगा ये क्या है 13 है। केरल, क्योंकि इंग्लिश को प्रायोरिटी देना है हमें, है ना, हमें अभी भी इंग्लिश को प्रायोरिटी देना है। केरल जिसका जेब खर्च ब्रेंडा के, भाई केरल है कोई, ठीक है, कोई ब्रेंडा है। केरल जिसका जेब खर्च ब्रेंडा के जेब खर्च का 2 बटे, ब्रेंडा है इसका 2 बटे कितना 5 है केरल का, ठीक है। तो केरल बराबर आ गया बी अपॉन 2/5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे जेब खर्च का, मेरे मतलब केरल के जेब खर्च का, एलिक के जेब खर्च का, भाई कोई एलिक है, ये केरल है, ये ब्रेंडा है, इनका अनुपात दिया है मुझे 2:5, ये रेशियो यहाँ से निकल गया। फिर वो बोल रहा है मेरे जेब खर्च का एलिक के जेब खर्च से अनुपात 4 अनुपात कितना है 13। मेरा जेब खर्च किसका एलिक का, तो मेरा कितना हो जाएगा 4, एलिक का कितना हो जाएगा 13। अभी रेशो मैंने आपको सही करना सिखाई था, यहाँ पे रख दीजिए। भाई जो भी घर का कचरा है वो कहाँ जाएगा, घर के बगल वाले प्लाट में, अपने घर के बगल वाले प्लाट में ही तो जाएगा घर का कचरा, है ना। अब तो कचरा हम गाड़ी में फेंकने लगे, अब आने लगी गाड़ी की, गाड़ी आया घर से कचरा निकालो, उससे पहले तो अपना कचरा अपने बगल वाले प्लॉट में फेंकते थे कि नहीं, तो वही चीज है, ठीक है। इसका जिसके बगल में जो प्लाट खाली है उसको वहां पहुंचा दीजिए, इसके बगल में ये वाला प्लाट खाली है, सॉरी 1 मिनट कुछ गलती हो गई है, यहाँ क्या जाएगा 2, यहाँ जाएगा 4, बस 13 दूनी 26, 4 दूनी 8, 5 को 20। इसको सही फ्रैक्शन में करिए, 2 से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा 13/4/10, ये हो गया। अब लेकिन वो बोल रहा है यदि उन सबका जेब खर्च 81 है, तो देखिए 13 और 4 17 होता 27, 27 रेशो की वैल्यू दी हमें 81, एक रेशो की वैल्यू हो जाएगी 3। अब हमसे क्या पूछा अमेरिकी डॉलर है, तो ब्रेंडा का जेब खर्च कितना है, ब्रेंडा कौन बी, बी का इसका कितना है 10, मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 का कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 30, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2, $30। सबका पूछता तो हम सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक प्रकाशक अपने वितरक को, कोई प्रकाशक है अपने वितरक को पुस्तकों पर अंकित पर 30% की छूट देता है। भाई कोई प्रकाशक है यहाँ पर, ठीक है, प्रकाशक ये अपने किसको वितरक को 30% की छूट देता है। मान के चलिए अंकित मूल्य था हमारा 100 रुपए, कितना 100 रुपए, वो 30% की छूट दे रहा है। देखो 100 का 30% कितना 70 रुपए होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वितरक पुस्तक विक्रेता को, ये जो विक्रक है, ये वाला वितरक है, ये पुस्तक विक्रेता, कोई पुस्तक विक्रेता गया इसके पास लेने विक्रेताओं को। अब देखना ये वाली लाइन को अच्छे से पढ़िए, अंकित मूल्य पर कितना दे रहा है 20% की छूट, कितना अंकित मूल्य पर 20%, अंकित मूल्य कितना था 100, इस पर 20% की छूट दे रहा है, तो मतलब कितने में उसको बेच रहा है 80 रुपए में बेच रहा है, या 80 यूनिट में बेच रहा है की छूट देता है। और पुस्तक विक्रेता इन पुस्तकों को अंकित मूल्य पर बेचते हैं, ठीक। और पुस्तक विक्रेता जो थे, ये जो विक्रेता थे, इनको अंकित मूल्य पर बेचते हैं। वितरक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभ का प्रतिशत, हमसे पूछा वितरक ने कितना लाभ का प्रतिशत ज्ञात किया। तो देखिए कोई वितरक 100 रुपए की चीज 70 रुपए में लेकर आ रहा था, अब वो 100 की चीज 80 रुपए में बेच रहा है कि नहीं, उसको 10 रुपए का फायदा हो रहा है, किस पर 70 पर, होगा कि नहीं, मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो गई, इसको काटिए तो आ जाएगा 14 सही 2/7%। हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दो संख्याएं 3:12, सॉरी दो संख्याएं 3 और 12 हैं, इन संख्याओं में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, सिंपल हमने मान लिया x जोड़ दो, तो इनका अनुपात हो रहा है 2:5, सॉल्व कर लीजिए, 15 + 5x = 24 = 2x, ठीक है। ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर जाएगा, तो क्या बचेगा 3x, होगा कि नहीं भाई, 24 5 ये और 8 ये, कुछ गड़बड़ हो गई फिर से, 5×5 = 15, 5x, 12×2 = 24 और ये 2x, सही किया है कि नहीं किया हमने, 3 और 12, 2 और 5 बिल्कुल सही किया, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब देखिए 15 यहाँ पर जाएंगे, 2 यहाँ पर जाएंगे, 3x बचा, 15 और 4 9, कितना बचा 9, x की वैल्यू क्या जाएगी 3, x की वैल्यू आ गई 3। तो हमसे क्या पूछ रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो x = 3 जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब देखिए इसमें भी बच्चों के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहा है वो, ये जो 2 क्वेश्चन देखिए, और इनके क्या होगा, उसने ना तो उनको कैंसिल किया है, और जो हिंदी में गलत करके आया होगा तो उसका गलत ही रहा होगा, बेचारे जो हिंदी मीडियम वाले वो गए। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आप हिंदी मीडियम वाले बच्चों से कि आप एक बार कम से कम इंग्लिश में जरूर क्वेश्चन को पढ़ लिया करें, अगर आपका आंसर नहीं निकल रहा है। तो देखिए
ए ने एक घड़ी को 20% के लाभ पर बी को बेचा, ठीक है, और बी ने उसे बी को बेची और बी ने 10% की क्या लाभ पर, बी ने 10% के लाभ पर। अब यहाँ पर पढ़िए, देखिए, ए सेल अ वॉच बी एट प्रॉफिट 20%, बी सेल इट सी एट लॉस। यहाँ पर क्या दिया है लॉस, यहाँ पर देखिए क्या दिया लॉस 10%, यहाँ पर दिए हानि, यहाँ पर दिया लाभ। अब आपको अगर इसको लाभ मानकर करेंगे तो आप करते रहे ना, आपका आंसर कभी नहीं निकलेगा। आंसर निकलेगा मतलब ऑप्शन से मैच नहीं करेगा, आंसर तो निकलेगा स्वाभाविक सी बात है, लेकिन ये जो 4 ऑप्शन इनसे कभी वो मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ पर भी होगा लॉस, मतलब हानि होगा, यहाँ पर भी क्या है हानि, ठीक है। तो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि आप एक बार अगर आपका आंसर नहीं निकल रहा है तो एक बार इंग्लिश का क्वेश्चन जरूर पढ़ लें, अगर आप व्याकरण का पेपर दे रहे हैं और आपको व्याकरण का पेपर निकालना है। ऐसा नहीं कि कांस्टेबल कोई सा भी पेपर हो व्याकरण का, आप आगे चल के एसआई का भी पेपर देंगे तो उसमें भी एक बात याद रखना, आपको हमेशा इंग्लिश भी देखना है। चलिए, तो वो बोल रहा है ए ने एक घड़ी को 20% के लाभ पर, हम मान लेते हैं उस घड़ी की कीमत एक्स थी, 20% के लाभ पर 20% क्या लिख देंगे हम, 1/5, 5 पे 1 रुपए का लाभ कितने में था, 6/5 में। बी ने बी को बेची, बी ने सी को 10% हानि, 10% हानि मतलब 1/10, मतलब हानि पर बेच रहा है तो 9/10 बराबर उसकी कीमत क्या होगी 432 रुपए। ऐसा नहीं आ रहा समझ में तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स 20% लाभ 120/100, 10% हानि 90/100। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज आ जाएगी है ना, मैंने रेशो में कर दिया इसको, जल्दी अब सॉल्व कर दीजिए। देखिए इसको काट दीजिए, किससे काटोगे, 6 से काट दीजिए, 6 7 42, 2 6 दूनी 12, देखिए 9 8 72 हो गया। ये 5 इधर जाएगा तो 8 पंजे क्या हो जाएगा 40, और ये 0 0 क्या आ गया 400। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 400, यही हमसे वो पूछ रहा था, क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, वर्ग ए के 24 छात्रों के भार का औसत दिया 58, भाई कोई वर्ग है ए, इसमें 24 छात्र हैं 24, इसका दिया 58, टोटल निकालिए। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 8 चौको 32, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, 8 चौको 32, 2 आया, ठीक है, 8 चौको 32 2 आया, 8 दूनी 16, 16 और 3 9, ठीक है, 5 को 20 0, कैरी आई कितनी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, क्या जाएगा 2 9 3 1, क्या आएगा 13 9 2, क्या आ गया इसका टोटल आ गया। आगे बोल रहा है जबकि उसी कक्षा के वर्ग बी, उसी कक्षा के वर्ग बी 26 छात्रों का औसत दिया है 60.5, कितना 60.5, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 6 पंजे 30, 0 3 आया, फिर 0 3 36, मल्टीप्लाइड देखिए 0 1 10, ठीक है, ये आ गया 0 3 7 3 1। अब देखिए क्या है यहाँ पर, ये डेसिमल है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा, क्या जाएगा 13 73, ठीक है। मल्टीप्लाई देखिए, मल्टीप्लाई सही किया है कि नहीं किया हमने देख लेते हैं एक बार, 6 पंजे 30, 0 आया, इसमें जाएगा तो 3 आया, 6 into 6 36, अब 2 का 5 दूनी 10, कैरी है 0, अब 6 दूनी 12 हो गया। यहाँ पे मैं वही सोच रहा था ये कुछ हो रहा है गलत, आज बार बार गलतियां हो रही हैं पता नहीं क्यों, ठीक है, ये क्या जाएगा 1573, बस अब इसको ऐड कर दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 6 8 9 2। अब देखिए टोटल कितना है, 26 छात्र ये हैं और 24 ये, तो कितना हो गया 50 हो गया। अब इस जीरो को थोड़ी देर होल्ड करके रखिए, देखिए 5 बार गया, 25 25 4 बचा, ठीक है, सॉरी 25 25 4 बचा कि नहीं बचा, हाँ 5 ना 45, कितना बचा एक, एक बचा, 5 तिया 15, तो क्या जाएगा 59.3, हमारा क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों में तो बस कैलकुलेशन का वो रहता है, बस आपकी जितनी अच्छी कैलकुलेशन होगी उतनी जल्दी आप इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक हौज, कोई एक हौज या टंकी है 10 घंटे में भर जाती है, भाई कोई ए है इसको 10 घंटे में भर रहा है, लेकिन रिसाव के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। भाई मान के चलो ये होज था, ये किसी टंकी को भर रहा था, लेकिन किसी कारणवश इसी होज में एक छेद हो गया तो इसमें से पानी निकल रहा है, जिसमें से पानी निकल रहा है, तो इस कारण भी क्या हो रहा है टंकी भरी हो रही है, तो मान के चलो ये पानी नल भरने वाला भी तो चल ही रहा है, साथ में एक नल खुला हुआ है पानी निकालने वाला, हमने मान लिया वो नल क्या है बी है, तो इस टंकी को कितने में भर रहा है 12 में, हमें क्या निकालना है इसका एलसीएम निकालना है, तो निकालिए कितना आएगा 60, ये 6 ये 5, ये क्या है टंकी की टोटल कैपेसिटी है, ठीक है, ये क्या है एफिशिएंसी ये क्षमता है नल ए की और ये नल ए और बी दोनों की। अब वो पूछ रहा है रिसाव के द्वारा पूरे हौज को खाली होने में कितना समय लेगा, तो भाई पहले हमें बी की क्या निकालना पड़ेगी क्षमता, तो देखिए ए प्लस बी दोनों नल कितने में भर रहे हैं 5 में, ए का मान दिया है 6, बी बराबर 5,
तो बी बराबर क्या हो जाएगा -1, -1। तो ये जो माइनस डिनोट कर रहा है, ये माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है कि नल बी है 1 घंटे में इतना पानी निकाल रहा है, ठीक है, या इतना यूनिट पानी निकाल रहा है। टोटल टंकी की कैपेसिटी है 60, 1 यूनिट है, 1 से भाग दे दीजिए तो हमारा आंसर क्या जाएगा 60 घंटे। अतः नल बी इस टंकी को कितने घंटों में खाली कर देगा 60 घंटों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अरुण और वरुण, कोई अरुण है और एक वरुण है कि आयु में 16 वर्षों का अंतर है। कितनी आयु में 16 वर्षों का अंतर है। 6 वर्ष पूर्व वरुण की आयु अरुण की आयु की 3 गुनी थी। अरुण की आयु थी 1, इसकी 3 गुनी थी कौन थी वरुण की आयु। कब 6 वर्ष पूर्व दिया है। 6 वर्ष पूर्व वरुण की आयु अरुण की आयु की 3 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ, जब से हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया है, मतलब प्रीवियस पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं, कि आज मेरी या मेरे भाई की आयु में 10 वर्षों का अंतर है या 5 वर्षों का अंतर है। मैंने बोला मेरे और भाई की आयु में 5 वर्षों का अंतर है, तो आज से 20 साल बाद मेरे और मेरे भाई की आयु में कितना अंतर रहेगा, तो उस टाइम भी हमारे बीच में अंतर कितने का रहेगा, 5 वर्ष का ही रहेगा। हो सकता है उनका, हो सकता नहीं ये ऐसा होगा कि उनकी रेशो में परिवर्तन आ जाएगा। भाई रेशो में अंतर आएगा, लेकिन जो आयु है वर्षों में तो वो समान ही रहेगा, ठीक है। अब ए और बी की आयु में अंतर कितना है 2 का, लेकिन वो बोल रहा है अंतर 2 का नहीं, कितने का 16 वर्षों का। एक की वैल्यू 8 आ गई, 8 आ गई। अब हमसे क्या पूछा है, उनकी वर्तमान आयु, ठीक है। इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 8 का तो ये क्या हो जाएगा 8, इसमें 8 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 24। तो ये तो उनकी आयु आ गई। लेकिन ये जो आयु दी थी उन्होंने 6 वर्ष पूर्व की दी थी, जो रेशो दिया था हमको 6 वर्ष पूर्व का दिया था, तो हमें वर्तमान का निकालना, तो 6 क्या करना पड़ेगा इन सब में प्लस करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 14, 14 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कोई ऐसी 6 अंकों वाली संख्या जिसे 3 अंकों की पुनरावृत्ति द्वारा निर्मित किया जाए, जैसे ये सदैव निम्न से भाज्य होगी, तो इसका आंसर हमेशा आएगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब 11। ऐसी संख्या हमेशा किससे विभाजित होती है 11 से। तो देखिए इसका एक थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है, तो मैं तो आपको छोटी सी हिंट दे देता हूँ, क्योंकि अगर इसको हम सॉल्व बेसिक कंसेप्ट में आपको समझाऊंगा तो उसमें ज्यादा समय लग जाएगा और ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक। देखिए लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, तो फिर आप इसको घर पे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। देखिए यहाँ पे दिया ये 3 संख्याएं, तो इनको क्या मैं मान सकता हूँ एक्स वाई जेड, ठीक। उसके बाद ये फिर रिपीट हो रही है एक्स वाई जेड, ठीक है। अगर आपको जातीय मान और स्थानीय मान आपको आता है, तो आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 है, मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 एक्स। क्या मैं इस एक्स को लिख सकता हूँ, क्या नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर आपने शायद 6 नंबर का पेपर आपने देखा हो जो मैंने सॉल्व करवाया था, उसमें भी एक जातीय मान का क्वेश्चन आया था, 6 या 7 नंबर का जो पेपर था, उसमें भी मैंने आपको ये चीज बताई हुई थी। अब ठीक है इसको सॉल्व करिए। अब इस तरह y को क्या लिखेंगे हम 1 2 4 2 4 y, ठीक। इसी तरह z को 1 1 2 3 z, फिर आ जाएगा x आ गया, तो x को क्या लिखेंगे, देखिए हम 1 कितना बचा 2 0, क्योंकि 3 बार है x, प्लस y को क्या लिखेंगे 1 10 y, और z ऐसा ही बचेगा क्योंकि 1 बचा तो z बचा। अब ठीक है देखिए x को इस x में जोड़िए, y को इस y में जोड़िए, z को इस y में जोड़िए। जब आप जोड़ेंगे तो देखेंगे कि आप ये जो संख्या है पूर्णतः 11 से विभाजित हो रही है। तो इसका ये होता है बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। एक इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, आप देखिए इसको सॉल्व करके देखिएगा, आपको अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। एक और होता है इसका बेसिक कंसेप्ट, इनमें आप 11 का डिजिबिलिटी रूल निकाल दीजिए। देखिए इन सब में आप डिजिबिलिटी रूल लगाएंगे, पहले आप 6 का डिजिबिलिटी रूल से इसको चेक करेंगे, नहीं जा रहा है भाग, फिर आप 11 से डिजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, फिर आप 9 से करेंगे और फिर आप 3 से करेंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा तरीका है कि आप एक नोट बनाकर लिख लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन में ये हमेशा 11 से भाग जाता है। आप डिजिबिलिटी रूल 11 का सबको पता ही होगा भाई, सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग, उनका अंतर या तो 11 आ जाए या 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो। 11 का डिजिबिलिटी रूल बोलता है कि सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग, उनका अंतर या 0 आए या 11 आ जाए, या तो 0 आए या 11 आ जाए, तो ये 11 का मल्टीपल हो, तो वह संख्या हमेशा क्या होती है 11 से डिजिबल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ए एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है, तो देखिए सबसे पहला काम रहता है इनको काम करवाओ, एक 9 काम को, बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो इनका टोटल वर्क निकालो, क्या हो जाएगा 2 1, ठीक है। सबसे पहला काम टोटल वर्क निकालो, फिर उनकी क्या निकालो एफिशिएंसी निकालो, टोटल वर्क प्लस उनकी क्या निकालो क्षमता निकालो।
कार्य को शुरू करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले, जैसे मान के चलो ये टोटल कार्य था, यहाँ से यहाँ तक ये कार्य खत्म हो रहा था, तो वो बोला था कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले, भाई कार्य यहाँ पे खत्म हो रहा था लेकिन 3 दिन पहले, ये यहाँ से यहाँ तक 3 दिन पहले, ठीक है, ए कार्य को छोड़कर चला गया, भाई 3 दिन पहले जो ए था वो कार्य को छोड़कर क्या हुआ, चला गया। तो भाई देखो 3 दिन पहले कार्य छोड़कर गया है खत्म होने से, तो उस कार्य को कौन करेगा, बी। ये 3 दिन काम है, बी की एफिशिएंसी 1, तो बी कितना काम करेगा, 3 काम भी क्या होगा, कर चुका है। अब वो बोला है कार्य को पूरा होने में लिए गए समय, देखिए जो कार्य 3 दिन पहले समाप्त हो रहा था और जो ये छोड़ने गया उससे पहले तक तो काम ये कौन कर रहे थे, ए और बी दोनों मिलकर कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, बताइए। ए 2 काम कर रहा था, बी 1, तो कितना 3 यूनिट काम ही 1 दिन में कर रहे थे, 3 काम हो चुका है, पहले कितना काम बचा था, 15 बचा था, ये 3 काम कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 3 5 से 15, 5। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया, जैसे ही 5 आएगा तो कई बच्चे क्या करेंगे, तुरंत जाकर ऑप्शन 1 को लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे कि हमारा तो आंसर आ गया, और जब वो पेपर देख के आएंगे उनका नंबर कट जाएगा तो वो सोचेंगे कि यार मैं तो ऑप्शन सही करके आया था, हमारा नंबर कहाँ कट गया। तो देखो बच्चों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करिए, यहाँ पर दिया है वो कार्य को पूरा होने में लिया गया समय, कार्य को पूरा होने में लिया गया समय, ना कि शेष कार्य को पूरा होने में लिया गया समय। यहाँ पर वो बोला कार्य को पूरा होने में लिया गया समय, 5 दिन ये प्लस 3 दिन ये जो काम कर चुका था, कितना हो जाएगा 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो थोड़ा सा ध्यान रखें ऑप्शन लगाने से पहले। चलिए अब देखिए जो मैंने बताया था, ये क्वेश्चन क्या हुआ है, कैंसिल हुआ है, ठीक है। अब मैं इसलिए आपको लेकर बता रहा हूँ कि देखिए अभी जो क्वेश्चन है कैंसिल ही होगा, लेकिन जो 2 क्वेश्चनों में हिंदी में गलती थी वो व्यापक ने कभी कैंसिल नहीं किया। एक क्वेश्चन और आएगा इस शिफ्ट में, लगभग 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे जो गलत है, या तो उनका हिंदी गलत है या उनका इंग्लिश गलत है, ठीक है, या उनके ऑप्शन ही गलत है लेकिन व्यापक उसका आंसर दे रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया था, गलत हो गया था, इसको व्यापक ने ही कैंसिल कर दिया था। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा आपका आंसर नहीं आएगा। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन था, ये भी क्या हो गया था, गलत हो गया था। इसमें देखिए क्या था, इसमें यहाँ पर हिंदी में वो पी और क्यू की वर्तमान आयु पूछ रहा है, औसत एवरेज, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए औसत, यहाँ पर औसत पूछ रहा है, यहाँ पर वो रेशो पूछ रहा है और आंसर दे रहा है वो रेशो में, ये भी गलत हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत इन द सेंस कैंसिल हो गया था पेपर में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए वही औसत आ गया, तो क्या करना है आपको, इन सबको ऐड करना है, ठीक है, ऐड करके 6 से भाग दे देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। करिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यदि आयत की लंबाई में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में निम्न वृद्धि होगी, 5% की होगी, तुरंत आंसर हो जाएगा, आप इसको देख कर दे सकते हैं। अब देखिए लेकिन कैसे, देखिए जब भी एक भुजा में कोई परिवर्तन होता है, जब भी एक भुजा में परिवर्तन हो रहा है, जितने परिवर्तन एक भुजा में हो रहा है, या वृद्धि हो रही है कमी हो रही है, तो उतने ही परसेंट वृद्धि या कमी उसके क्षेत्रफल या आयतन में होती है अगर एक भुजा की बात करता है। यही अगर वो सवाल में बोलता है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में 5% की वृद्धि हो रही है, तो इस सवाल का आंसर कुछ और हो जाता कि परिवर्तन होता। तो देखिए इसको आपको थोड़ा सा बेसिक से समझा देता हूँ। ये मान के चलिए आयत है, हम मान लेते हैं इसकी लंबाई है 100, ठीक है, और इसकी चौड़ाई 1, इसकी लंबाई है 100 मीटर, इसकी चौड़ाई है 1 मीटर। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 100 मल्टीप्लाई 1 क्या आ गया, 100 आ गया। ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप कभी नहीं भूलें, और जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट आंसर दे दें। अब वो बोला यदि आयत की लंबाई में 5% की वृद्धि, 100 में 5% की वृद्धि कितना हो जाएगा, 105, और उसकी चौड़ाई तो वही रहेगी। फॉर्मूला क्या होता है, कोई लंबाई गुणा चौड़ाई, 105 मल्टीप्लाई 1 क्या आ गया, 105। देखिए 100 क्षेत्रफल था, 105 हो गया तो क्या होगा, 5% की वृद्धि, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। तो आप इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पी का मान सिंपल है, देखिए 2p, ये 2p है, ये p आ जाएगा माइनस का, ये बराबर 7 प्लस 5p बराबर कितना हो गया 12, 7 और 5 12, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 सदस्यों वाले परिवार में 3 वर्ष पूर्व औसत आयु 22 थी। भाई 3 लोगों का परिवार था, 1 2 3, इनकी औसत आयु थी 22 वर्ष। हम कुल आयु निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 66। ये कब की आयु है, 3 वर्ष पूर्व की है क्या, 3 वर्ष पूर्व की है। अभी जो 3 वर्ष है, ये 3 व्यक्ति हर साल इनकी आयु कितनी बढ़ रही है, 3 बढ़ रही है। पहले साल 3 बढ़ी, दूसरे साल 3, तीसरे साल 3, 3 बढ़ी, तो कितनी आयु बढ़ गई 9 वर्ष। तो टोटल कितना हो गया 9, तो ठीक है 5 7 75, ये टोटल आयु कितनी होगी 75 अभी की वर्तमान आयु है इन 3 सदस्यों की। अब देखिए
एक नए सदस्य के जन्म के बाद, मतलब इनके परिवार में एक और नया शब्द या बच्चा पैदा हुआ, उसका जन्म हुआ, तो औसत 9 सॉरी औसत घटकर 19 वर्ष रह गया। औसत कितना हो गया? 19 वर्ष। भाई पहले सदस्य थे 3, अब सदस्य हो गए 4, तो औसत इनका मतलब कुल कितना होगा? 76। औसत 19 से घटा, तो वो पूछे नवजात की आयु ज्ञात कीजिए। भाई पहले कुल आयु थी 75, अब हो गई 76, कितनी आयु हो गई? एक ही तो बड़ी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। आया आपको समझ में? भाई क्या बोल रहा है? एक नए सदस्य के जन्म के बाद औसत घटकर 19 वर्ष हुआ, औसत 19 वर्ष हुआ, ठीक है। अब लेकिन बच्चे हो गए 4, परिवार में सदस्य हो गए 4, तो उनकी कुल आयु कितनी होगी? 76, पहले थी 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक शर्ट की लागत 350 रुपए है, यदि लागत में 10% की वृद्धि हो जाए तो नई लागत, भाई 350 का 10% क्या हो जाएगा? 35, जोड़ दीजिए बस 583, 385। क्या है? ऑप्शन नंबर 4, बहुत सिंपल आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, हम जानते हैं वही चाल बराबर, देखिए ये फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ ताकि आप इससे यूज टू हो जाएं, है ना। ये भी आप बार बार लिखते रहा करिए ताकि पेपर में आपको ना लिखना पड़े, जब आप पेपर को सॉल्व करें तब आप डायरेक्ट करें, ठीक है। अब बोला चाल दी 60 किलोमीटर और उधर दिया आंसर मीटर में, तो हमको तो इसको बदलना ही पड़ेगा। सबसे पहला काम करो, चाल को बदलो मीटर पर सेकंड, उसके बाद आगे सवाल को पढ़ेंगे। 4 से चलने वाली रेलगाड़ी एक खंबे को, जब भी हम जानते हैं खंबे को पार करती है तो उसकी लंबाई को भी पार करती है, 12 सेकंड में पार करती है। काट दीजिए, 6 18, 6 दूनी 12, कितनी बार किया? 20 बार, ठीक है। 5 दूनी 10 और 10 दूनी क्या हो जाएगा? 20, तो जो हो जाएगा कितना? 200 मीटर। हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। देखिए 100 पंजा 20, सॉरी 20 पंजा 100 और 2 का मल्टीप्लाई, तो क्या जाएगा? 200 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का भी है ना, व्यापम आंसर दे रहा है कुछ और हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका आंसर आएगा कुछ और। तो मैं यही बता रहा हूँ कि व्यापम की गलती अब वो मानते भी नहीं है। इस सवाल आप किसी भी एक्सपर्ट या कोई से भी सॉल्व करवा लीजिएगा, इसका आंसर यही आएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए ए बी और सी डी, ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं, ठीक है भाई, ये समांतर रेखाएं। ए बी और सी डी को पी क्यू, ए बी और सी डी को पी क्यू क्रमशः ई ई बिंदु पर और एफ बिंदु पर काटती है, भाई काट रही है। ई एल एंगल, ई एल एंगल एफ ई बी, एफ ई बी का द्विभाजक है। एंगल जो ई एल है वो उसको द्विभाजित कर रहा है। यदि एल ई बी, यदि एल ई बी ये 25 डिग्री है, ये कितना है? 25 डिग्री, 25 डिग्री है, तो एंगल सी एफ क्यू, एंगल सी एफ, एंगल सी एफ क्यू हमसे ये वाला एंगल क्या कर रहा है? वो पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो दिया है ई एल, इसका क्या है? द्विभाजक। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर ये द्विभाजक है, इसको दो भागों में बांट रहा है, तो ये 25 है तो ये भी क्या होगा? 25 होगा कि नहीं होगा? बताइए, कोई दिक्कत? ये 25 होगा कि नहीं होगा? अब देखिए ये 25 तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 50। ये 25 तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा भाई। और हम जानते हैं किसी एक लाइन पर, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि अगर एक रेखा है उस पर कोई कोण बन रहा है या कोई बन रहा है तो उनका योग हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री। वो एंगल का चाहे कहीं भी बने, यहाँ बने, ठीक है, ऐसी एंगल होगा, इस साइड बने, कहीं भी बने, उस एंगल का जो बनने वाला टोटल कोण कितना होता है? 180 डिग्री का होता है, ठीक है। सरल रेखा पर कोई भी कोण बनने वाला कोण 180 डिग्री का होता है। चलिए तो अब देखिए ये 25 25, ये टोटल पूरा एंगल कितना हो गया? 50 हो गया, है ना, 50 हो गया। अब देखिए अगर आपको ये पता हो जेड, जेड की आकृति आपको बनती हो, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जेड, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे भी जेड बन रहा है, ये जो जेड बन रहा है, बन रहा है कि नहीं? ये जेड बन रहा है, आपको दिख गया होगा ये वाला जेड, ठीक है, बन रहा है कि नहीं? बना है जेड। अब इसको मैं बता देता हूँ, ये जेड, तो ये 50 है तो ये भी क्या होगा? 50 होगा कि नहीं होगा? बताइए, बिल्कुल होगा। अब वही बात आ गई, ये 50 हो गया और ये एक सरल रेखा है, ये 50 है तो ये कितना होगा? 130 डिग्री, क्योंकि किसी भी सरल रेखा का कोण कितना होता है? 180 डिग्री। आप 180 डिग्री में से 50 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 130 डिग्री। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, 130 डिग्री। लेकिन व्यापम वाले इसका आंसर दे रहा है ऑप्शन नंबर 3, 50 डिग्री। जब आप इसको व्यापम की साइट से आके डाउनलोड करिएगा आज का पेपर, तो आपको इसका आंसर मिलेगा 50 डिग्री, जो कि सरासर क्या है? गलत है। और इस बात को व्यापम ने माना नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं बताइए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप इसको किसी भी तरह से सॉल्व करिए, कोई और रूल भी लगा लीजिए, इसका आंसर हमेशा क्या है? 130 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसका मान याद कीजिए। सबसे पहले इसको क्या करिए? एक उसके अंदर लिखिए 2 4 3,
867, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि इसमें 3 का डिजिबिलिटी, भाई 3 का डिजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, सभी संख्याओं का योग अगर 3 से भाग जा रहा है तो वह संख्या 3 से भाग जाएगी। तो 3 से काट दीजिए, 3 8 24, 1 3 2 6, ये 8 24, 3 9 27। तो ठीक है, देखिए ये किसका होता है 9 का और ये 70 का, 9/17 है क्या, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, देखिए इसको हम क्या ले सकते हैं, 3/4 मल्टीप्लाई 2/9, इस होल की पावर 5 लिख सकते हैं क्या, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, गुणा में घाते समान है तो एक ही की घात चढ़ा सकते हैं। अब काट दीजिए, 3 बार 2 बार क्या हो जाएगा 1/6, ऊपर 5 है, 1/6 की पावर क्या आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 इसका आंसर। सिंपल है। चलिए इस क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए संतोष कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए कि 9 का दो तरीके हैं देखो आपको सॉल्व करने के, या तो उसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए हो जाएगा 9x² माइनस 81 इज इक्वल टू माइनस माइनस 25 माइनस 5x², इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये, देखिए नहीं तो उससे भी एक अच्छा तरीका है कि आप इसमें क्या करिए ऑप्शन से कर लीजिए, इसमें ऑप्शन रख दीजिए। यहाँ पर आप अगर एक भी, देखिए आधे बच्चों को तो यही कंफ्यूजन होगा, ये माइनस जो माइनस है ये वाला माइनस का कोण यहाँ होगा या यहाँ होगा, तो आधे बच्चों को तो यही कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। देखिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, एग्जाम का प्रेशर ही ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत होते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको ऑप्शन रख लीजिए। देखिए ऑप्शन में 3 रखूंगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में 0 तो ये आएगा ही नहीं, पहला ऑप्शन गलत। 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, अब 4 में से 9 गए तो कितना बचेगा -5। ठीक है, अगला देखिए 2 मैंने यहाँ पर रखा, तो 4 4 और 9, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। आगे अपन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आगे देख लीजिए, 1 रखा -8 आया, -8 और नीचे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये नहीं है। 4 रखा 16, 16 में से 9 गए तो 5 बचे, लेकिन प्लस का बचना चाहिए, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी क्या आएगा 2 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है भाई, ठीक है, त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज जो केंद्र O के वृत्त में उत्कीर्ण है। भाई कोई त्रिभुज है वो O केंद्र वाले वृत्त के अंदर क्या है उत्कीर्ण है, त्रिभुज बना लेते हैं। ये कोई त्रिभुज है, ये वृत्त के केंद्र इधर O है, इसमें क्या है उत्कीर्ण है, त्रिभुज ए बी सी। कोई दिक्कत नहीं आता। आगे पढ़िए, यदि एंगल ओ ए बी, यदि एंगल ओ ए बी मतलब ओ ए बी दे रहा है तो इस एंगल को यहाँ पे मिलाइए इससे, ठीक है। रुक जाइए 1 मिनट, ओ थोड़ा सा कट गया। देखिए एंगल ये ओ पॉइंट है, ओ ए बी कितना दे रहा है 30 डिग्री, इसका मान दे रहा है हमको 30 डिग्री। और एंगल ओ सी बी ये वाला, तो इसको इससे मिलाइए, कितना है 40 डिग्री, ये है 40 डिग्री। तो एंगल ए बी सी, हमसे एंगल ए बी सी ये वाला एंगल पूछ रहा है पूरा, ठीक है, इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी और बताई थी, अगर कोई वृत्त है, यदि कोई वृत्त है उसके केंद्र से उसकी परिधि पर मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है त्रिज्या, कहलाती है कि नहीं कहलाती, बिल्कुल कहलाती है। और उस त्रिज्या की लंबाई हमेशा क्या होती है समान, बिल्कुल समान होती है। और अगर उसकी दो भुजाओं को मैं आपस में मिला दूं, ये मैंने मिला दिया, तो वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि पर मिलने वाली दो भुजाएं आपस में, उसकी लंबाई क्या कहलाती है त्रिज्या ही कहलाती है। ये त्रिज्या क्या होती है बराबर, तो इन पे बनने वाला कोण हमेशा क्या होता है बराबर। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। अगर ये 30 डिग्री ये वाला एंगल 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। होगा कि नहीं हुआ, ये प्रॉपर्टी बोलती है उसकी, तो वही नियम देखो यहाँ पर लग रहा है। अब देखिए ये वाली जो भुजाएं है ये क्या है वृत्त की त्रिज्या है भाई, तो ये भी क्या है वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये 30 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 30 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक उसी तरह ये वाली जो देखिए ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये भी तो क्या है वृत्त की क्या है त्रिज्या है कि नहीं भाई, त्रिज्या ये वाली त्रिज्या, तो ये भी क्या होगी त्रिज्या, ये 40 है तो ये क्या हो जाएगा 40 होगा कि नहीं होगा। हमसे टोटल एंगल पूछ रहा है 30 और 40 क्या हो जाएगा 70, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक व्यक्ति, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखिए इसमें एक मैं आपको बहुत अच्छी चीज सिखाने जा रहा हूँ। एक व्यक्ति ने 3 भागों में 24,000 रुपए का निवेश किया। पहले भाग पर उसने 10% का लाभ, हम मान लेते हैं पहला भाग था x, इसको वो बेच रहा है 10% के लाभ पर प्राप्त किया। और दूसरे भाग में उसने पहले भाग से 16,000 रुपए अधिक, पहले भाग से 16,000 रुपए अधिक निवेश किया, और 5% की क्या हुई उसको हानि। यहाँ क्या हो रहा था उसको लाभ हो रहा था, हानि हुई। तीसरे भाग पर उसने, हमें तीसरा भाग नहीं पता, उसने 20% का लाभ प्राप्त किया, उसने क्या किया 20% का
लाभ प्राप्त किया, और संपूर्ण पर उसने 9% लाभ प्राप्त किया, और संपूर्ण पर क्या किया उसने 9% का लाभ प्राप्त किया। निवेशित भागों का अनुपात हमको बताना है कि उसने ये जो पैसे हैं इसको किस अनुपात में निवेशित किया। तो देखिए साथियों, अगर आप इसको x मानकर करेंगे, अगर आप इसको x मानकर करेंगे तो कम से कम इसको मैं आपको सॉल्व करने का 5 मिनट लग जाएंगे। बिल्कुल, आपकी कितनी भी अच्छी स्पीड हो, आपको कितनी भी अच्छी एक्यूरेसी हो, आपका कुछ भी अच्छा हो, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं बोलूंगा आपको 2 से 3 मिनट तो कम से कम लगना ही है। 3 मिनट नहीं तो मैं बोलूंगा मैक्सिमम 5 मिनट तो आपको लगेंगे इस सवाल को सॉल्व करने में। तो देखिए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम किसी भी क्वेश्चन के लिए 5 मिनट दें, तो उससे अच्छा होगा कि आप इस सवाल को छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप इसको छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं 5 मिनट देने से। अगर लेकिन आप एक छोटा सा अप्रोच अपनाएं, कि अपना छोटा सा अप्रोच अपनाएं, भाई जो पैसे वो बांट रहा है, जो पैसे उसने बांटे इनको यही तो है, तो इन चारों में से तो कोई ना कोई आंसर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो क्यों ना हम एक हिट एंड ट्राई मेथड देखें कि भाई इनमें से तो एक आंसर होगा, बिल्कुल होगा। तो अब देखिए मैं पहले आंसर पे आता हूँ, 4 5 6, 4:5, 5:6 में उसने बांटा। अब वो बोला है पहले भाग पर उसने 10% का लाभ परसेंट छोड़िए, दूसरे भाग से उसने पहले भाग से 16,000 रुपया दिया। भाई देशों में वो कितना अधिक निवेश कर रहा है एक का, लेकिन रुपयों में कितना, 16,000 कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताइए कर रहा है। तो देखिए अब 16 दूनी अब क्या करिए, एक रेशो की वैल्यू हमको मिल गई कि नहीं मिली। अब इससे आप पैसे निकाल लीजिए कि वो बराबर बांट रहा है कि नहीं। देखिए अब 16 दूनी 32, 16 चौको 64, ये कितना दे रहा है, इसको 64,000 दे रहा है, 16 80, इसको 80,000 दे रहा है, इसको दे रहा है 96,000, दे रहा है कि नहीं दे रहा, बताइए। अब इसको जोड़िए, देखिए 6 और 4 10 की 0, 0 हासिल आई 1, ये हो गया 10, 8 18 और 6 24, 240। ये 3 जीरो थी तो 3 जीरो इसमें चिपकाइए, ये देखिए क्या आ गया, हमारा यही आंसर आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब आपको आगे के ऑप्शनों को भी चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी आगे के ऑप्शन को चेक करके देख लीजिए। देखिए यहाँ पे कितना अंतर, एक का, तो किसके बराबर, 16 के बराबर। देखिए 16 दूनी 32, 16 थी 48, ठीक है, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, ठीक है, जीरो कर, देखिए 8 4 12 की 2, तो यहीं से यूनिट डिजिट गलत हो गया, तो ये होगा ही नहीं। ठीक इसी तरह आप आगे के ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, इनके आगे का ऑप्शन भी नहीं होगा। तो मैं बोलूंगा साथियों, इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन के थ्रू जाना। अगर आप इसको बेसिक से करेंगे तो आप इसको करते ही रह जाएंगे और आपके 5 मिनट खराब हो जाएंगे, और अगर एक भी प्लस माइनस या मल्टीप्लीकेशन की गलती हुई तो वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में, भाई कोई समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल ए और एंगल बी के द्विभाजक ऊपर मिलते हैं। भाई ये कोई एंगल है ए, इसका एंगल है बी, इसका कोई एंगल द्विभाजक, ये कोई एंगल है द्विभाजक, ये एंगल ऊपर मिलते हैं। तो वो बोला है एंगल ए ओ बी की मापी हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए कोई भी समांतर चतुर्भुज ये क्या होता है, एक आयत की तरह होता है, एक वर्ग भी क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज ही तो होता है, बिल्कुल होता है, एक समचतुर्भुज भी होता है। ठीक है, तो वो बोला है इसके विकर्ण, तो ये एक प्रॉपर्टी ही है कि जब हम इसकी, देखिए मान इसको आयत से समझते हैं भाई, आयत में यहाँ पे कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। अब मैं इसको द्विभाजित कर रहा हूँ भाई, इसको मैं दो भागों में बांट रहा हूँ, तो ये कितना बचेगा 45, ये कितना बचेगा 45, ये कितना होगा 45, ये कितना होगा 45, हुआ कि नहीं। और किसी भी त्रिभुज के दो कोणों का, तीनों कोणों का मान क्या होता है 180, ये 45 ये 45, तो ये कितना हो जाएगा 90, तो ये क्या हो जाएगा 90। ये आयत का कंसेप्ट लग जाता है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं थ्योरेटिकल। देखिए 60 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र, एक वर्ग है भाई और एक आयत है, ठीक है, इसका दिया है उसको 60 मीटर भुजा, तो ये भी 60 होगी, ये भी 60 होगी, और ये भी 60 होगी, और ये भी 60 होगी। 80 मीटर लंबाई वाले आयताकार क्षेत्र के परिमाप समान है, इनके क्या आपस में परिमाप समान। तो यहाँ से देखिए आप इसका अगर परिमाप समान है तो इसकी आप लंबाई निकाल सकते हैं। देखिए वर्ग का परिमाप होता है 4 है, या परिमाप से मतलब है कि चारों भुजाओं का योग, तो 4 इंटू 60 इज इक्वल टू आयत का होता है 2 प्लस लंबाई गुणित चौड़ाई, काट दीजिए, ये कितनी बार गया 30 बार, तो ये आ गया 4 12, सॉरी 80 यहाँ से माइनस करेगा, 120 माइनस 80 इज इक्वल टू एक्स। तो हमको x की वैल्यू मिल गई कितनी 40, तो इसकी चौड़ाई कितनी मिल गई हमको 40। अब पढ़िए आगे सवाल को,
वर्गाकार का क्षेत्रफल, हमको क्षेत्रफल निकालना है। देखिए इसकी भुजा 60, उसका क्षेत्रफल हो गया कितना, देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ वर्ग, ये वर्ग, ये आया, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 36। तो इसकी एक भुजा है 40, एक भुजा है 80, तो 8 चौको 32, इसका क्या हो जाएगा 32। अब सवाल को पढ़िए, वर्गाकार का क्षेत्रफल बराबर आयताकार का क्षेत्रफल है क्या, नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया गलत। अगला पढ़िए, आयताकार का क्षेत्रफल बड़ा है क्या वर्गाकार, बिल्कुल नहीं है, गलत, क्योंकि भाई आय का क्षेत्रफल 3200 है, वर्ग का क्षेत्रफल 3600 है, हम सब जानते हैं 3200 बड़ा होता है कि 3600। अगला पढ़िए, वर्गाकार का क्षेत्रफल बड़ा है, बिल्कुल सही, ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। उनके क्षेत्रफलों का अंतर आगे देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लो कितना है, 400 का अंतर है ना। इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक लड़की 3 रुपए में 4 चॉकलेट, देखिए इस तरह का क्वेश्चन पिछली सत्र में भी आ चुका, तब भी मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा, 3 रुपए में एक लड़की क्या कर रही है, 4 चॉकलेट को खरीद रही है ना, क्या कर रही है, इसकी क्या है कॉस्ट प्राइस, खरीदती है, और 4 रुपए में, और 4 रुपए में 5 के हिसाब से क्या कर रही है, बेच रही है, सेलिंग प्राइस। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप क्या करिए, इनकी चॉकलेट की मात्रा को क्या करिए, समान करिए। या तो आप एक चॉकलेट की कीमत निकालिए कि वो एक चॉकलेट को कितने रुपए में खरीदा और एक चॉकलेट को कितने रुपए में बेच रहा है। तो जब आप एक को निकालते हैं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सवाल, फ्रैक्शन में वो सवाल बनता है और भिन्नात्मक रूप में वो सवाल बनता है। तो किसी भी भिन्न को सॉल्व करने से अच्छा है कि आप उसको सही मान लें, एक यूनिट मान लें। तो उसकी चॉकलेटों को बराबर करिए, बराबर करने के लिए यहाँ पे 5 का गुणा, यहाँ पर 4 का गुणा, देखिए 5 तिया 15, 5 को 20, 16 और ये 20, भाई 15 रुपए में वह 20 चॉकलेटों को खरीद रही है और 16 रुपए में वह 20 चॉकलेटों को क्या कर रही है, बेच रही है। तो कितने रुपए का फायदा हो रहा है, एक का किस पे 15 पर बदलने की क्या 100। तो देखिए काट दीजिए, इसका जाएगा 6%, 6 सही 2/3% क्या हो जाएगा लाभ, देखिए 15 छक्का 90, 10 बचा, 10 को 5 से काट दो और आपसे लाभ हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यदि x माइनस वाई बराबर 4, एक्स वाई बराबर 21, तो इसका मान कि इसका एक तरीका होता है, तो बेसिक आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसमें फॉर्मूला लगाने का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, नहीं यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे आप मान रख दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए बच्चों, इसका एक अच्छा तरीका, एडवांस तरीका, सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का, हिट एंड ट्रायल। देखिए यहाँ पर x और y का मल्टीप्लाई दिया है आपको 21, तो देखिए दो ही संख्या ऐसी होगी जिनका मान 21 होगा, या तो 21 मल्टीप्लाई 1, या ये होगा, या क्या होगा 7 इंटू 3, 7 से 21, इसके हमने फैक्टर कर दिए 21 के। बताइए इसके अलावा कोई ऐसी संख्या होगी क्या जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमको 21 प्राप्त हो, नहीं होगा, है ना। लेकिन इस सवाल में एक और बोला x माइनस वाई, अगर इसमें से मैं इसको घटाऊंगा तो क्या आएगा 20 आएगा, जो क्यों क्या गलत है। 7 में से 3 को घटाऊंगा तो क्या आएगा 4, यहाँ पे दिया हुआ है, बस सिंपल है। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 58। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर तुरंत आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, एक पानी की टंकी 3 मीटर लंबी, वही एक घनाभ बनेगा, पानी की टंकी भाई ये 3 मीटर लंबी, घनाभ बना लीजिए, ये घनाभ है, 3 मीटर ये लंबी है, 2 मीटर ये क्या है चौड़ी है, और 1 मीटर क्या है ये ऊंची है, ये सब मीटर में है। यह कितने लीटर पानी को रख सकती है, तो देखिए जब भी कोई टंकी किसी पानी को रखती है तो उसका क्या हो रखती है, वो आयतन रखती है, और हम जानते हैं घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच होता है ना। वॉल्यूम L कितना है 3, B कितना है 2, हाइट कितनी 1, तो 6 मीटर। लेकिन हमको बताना है कितने लीटर में, तो 6 मीटर लीटर में बदलने के लिए क्या कर दीजिए 1000 का गुणा, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 6000 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक पासा फेंका जाता है, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 0, सिंपल है भाई। जब हमने एक पासा फेंका तो 6 से बड़ी कभी उस पासे की संख्या आती है क्या, कभी नहीं आती भाई, कभी नहीं आएगी, तो ऐसी कितनी प्रायिकता देगी 0। आप जल्दी दे सकते हैं। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या, आपको इनमें से बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या का क्या है घन, परिमेय संख्या तो सारी है। इसको सॉल्व कीजिए, इसको काट लीजिए, 2 से 2 बार, 7 बार, ये 6 बार और 4 बार, ये क्या होता है 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, घन पूछा है। आगे आपको ऑप्शन बुक सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए अगर आपका ऑप्शन निकल जाता है तो इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप कीजिए, इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आप कंफ्यूज ना हो और आप इन चारों ऑप्शनों को भी चेक करें। बिल्कुल मत करना बच्चा ऐसा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर, है ना। पेपर तैयारी से ज्यादा कॉन्फिडेंस से निकलता है, जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा उतना आप सवालों को जल्दी और कम समय में कर पाएंगे और क्वेश्चन को सही करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हमें, जब 8x स्क्वायर को विभाजित, बस सिंपल है, आपको डिवाइड करना है बस, 8x की पावर 4 प्लस 14x क्यूब माइनस
2x² प्लस 7x माइनस 8, इसको भाग देना है हमको किससे, इससे 4x² प्लस 3x माइनस 2। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4x की पावर 3, 4 नहीं 2 आएगा, सॉरी 2, 4 दूनी 8, क्या हो गया भाई, अरे 84 नहीं है, x की पावर 4। छोटी छोटी देखिए गलतियां होती रहती है बड़े बड़े शहरों में, है ना, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करके चलिए, ठीक है। तो देखिए 3 दूनी 6, मुझे लग रहा है मैंने पूरा ही गलत लिख दिया कि नहीं नहीं, देखिए सही लिखा, 3 दूनी 6, 6x³ ये माइनस 2 दूनी 4x², ठीक है। अब देखिए ये माइनस ये प्लस, तो ये कट गया, 14 में से 6 गए तो क्या बचा, 8x³ प्लस 4 में से 2 गए तो 2x² प्लस 7x को हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अब किससे भाग देते हैं हम, 4 2x से दे देते हैं, 8x³ आएगा ये भी, है ना। ये कुछ नहीं, केवल कैलकुलेशन है, आप सभी लोग कर सकते हैं सवाल को, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इसको 3 दूनी 6x² माइनस 4x सॉल्व कर लीजिए, देखिए माइनस, ये भी माइनस होगा यहाँ पे भी, ठीक है, माइनस ये प्लस, ये कट गया, ये क्या है माइनस, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माइनस 4x², ठीक है, ये माइनस प्लस प्लस तो 11x। अब मैं किसको लिखूंगा, माइनस 8 को लिखूंगा, ठीक है। अब मैं कहाँ से डिवाइड कर दूं, +1 से, +1 से कर दूं, +1 से नहीं -1 से, सॉरी, तो क्या पे माइनस लाना है हमको -1 से, तो क्या हो जाएगा -4x² माइनस 3x माइनस माइनस +2, बस ये प्लस ये माइनस, ये गया, प्लस प्लस कितना हुआ 8, 11 और 3 14, आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, माइनस 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 का 10, तो 14x माइनस 10, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 4 आंसर। देखिए इसमें हो सकता है छोटी मोटी गलतियां हो भी सकती है, लेकिन आप एक कंसेप्ट को समझिए। देखिए क्या होता है, मेरा काम है आपको एक कंसेप्ट सिखाना, आप इस पर मत जाइए कि सर इसको प्लस गलत कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई गलत कर रहे हैं, देखिए ये तो होता रहता है, छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, आप तो केवल इस पर जाइए और कंसेप्ट को सीखिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब इसका अंतिम अंक क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, डायरेक्ट आप देख के बता देंगे, क्योंकि इसका क्या है 6 है। मैं आपसे फिर से बोलूंगा, अभी अगर आपने यूनिट डिजिट निकालने वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें देखिए ये तीसरे नंबर का टॉपिक है, मतलब पार्ट 3 में मैंने इसको करवाया है, 15 से 20 मिनट का टॉपिक है, आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन यूनिट डिजिट से गलत नहीं होगा, और विदाउट पेन उठाकर, मतलब ये पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा आपको, और आप कई सारे सवालों का आंसर दे देंगे, जैसे मैंने इस सवाल का आंसर दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ठीक है, तो धन्यवाद, ये थी हमारी आज की क्लास। ये क्लास आपको कैसी लग रही है आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। हमारे चैनल को लाइक भी करना है, आपको शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, और आप मुझसे कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप ये बात भी मुझे जरूर बताएं, और कोशिश कीजिए हमेशा खुश रहने की। एग्जाम चाहे आते रहेंगे, देखिए जाते रहेंगे, जरूरी है आपका खुश रहना, आप जितना खुश रहेंगे उतनी जल्दी आपका एग्जाम निकलेगा। कोशिश कीजिए आपके आसपास जो लोग रहते हैं वो भी खुश रहें और आप भी खुश रहें। इसी के साथ हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद।